बीए थर्ड ईयर में। अपना थिंकर है थॉमस हॉब्स। इस हॉब्स के बारे में हमने बहुत कुछ आपको बताया है। इसमें आप ये जान चुके हैं कि हॉब्स एक निरंकुशतावादी विचारक है। हॉब्स की विचारधारा में मानव स्वभाव को क्रूर, हिंसक, पाशविक माना गया है। हॉब्स ने बताया है कि मानव निरंतर संघर्ष की स्थिति में रहता था, एक दूसरे से युद्ध की स्थिति में रहता था। छीना जाए जितना छीनो और लूटा जाए जितना लूट लो, ये मानव स्वभाव था। और मानव स्वभाव की ये प्रवृत्ति थी कि निरंतर युद्ध और संघर्ष की स्थिति थी। हॉब्स जो ये कह रहा है कि राज्य सब कुछ है और उस राज्य में व्यक्ति की सुरक्षा के लिए हमने समझौता किया। समझौता हुआ, एक राज्य बना और उस राज्य में निरंकुश सत्ता कायम हो गई। आज हम बात करेंगे कि हॉब्स ने जो विचार दिए, हॉब्स ने जो मानव स्वभाव की व्याख्या की है, प्राकृतिक अवस्था की व्याख्या की है, राज्य के बारे में अपने जो विचार दिए हैं, उनकी विभिन्न विद्वानों ने आलोचना भी की है, जिसमें स्पिनोजा है, बाहन है, क्लेरेंडन है। तो ये कुछ ऐसे नाम है, बाहन है, क्लेरेंडन है, स्पिनोजा है, जो आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। हॉब्स के विचारों की इन्होंने आलोचना की है। तो कौन कौन सी आलोचना है तो वो जाननी है हमें। तो आलोचना में पहली आलोचना ये बनती है कि मानव संबंधी जो स्वभाव बताया है उसको अच्छा नहीं माना गया है। हॉब्स ने जो स्वभाव बताया है मानव का, वो वास्तव में देखा जाए तो एक पक्षी विचार है। हॉब्स ने मानव के बुरे पक्ष को देखा है, अच्छे पक्ष को नहीं देखा है। उसने जो ग्रंथ है लेवायथन में बताया है कि मानव स्वभाव की दृष्टि से हिंसक पशु प्रवृत्ति का होता है, उसमें दुर्गुण भरे होते हैं, उसमें एक तरीका से खूंखार प्रवृत्ति होती है, हत्या की और एक तरीका से अत्याचार करने की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। ऐसा हॉब्स ने बताया है। लेकिन यदि इस चीज को हम माने तो ऐसा लगेगा कि हॉब्स ने मानव के बुरे पक्ष को देखा है। मनुष्य में बुराई ही नहीं होती है, मनुष्य में अच्छाई भी होती है। हर चीज के दो पहलू होते हैं, अच्छे और बुरे। हॉब्स ने सिर्फ बुरे पहलू को देखा है, अच्छे पहलू को नहीं देखा है। तो हम आलोचना में ये कह सकते हैं कि मानव स्वभाव समूह की जो धारणा है वो एकांकी है। हॉब्स ने मानव स्वभाव की जो धारणा बताई है, मानव स्वभाव की एकांकी धारणा है। हॉब्स की मानव स्वभाव की धारणा कैसी है? एकांकी है, एक ही पक्ष को लेकर के विचार किया है। तो इस आधार पर आलोचक ये कह रहे हैं कि जो लेवायथन है उसको जला देना चाहिए, या हॉब्स के विचारों का आज के युग में कोई महत्व नहीं है। मानव स्वभाव को लेकर के आलोचना हुई। दूसरी आलोचना क्या होती है विद्यार्थियों? समझौता अतार्किक माना है। हॉब्स ने जिस समझौते की बात कही और उस समझौते में बताया कि मनुष्य ने अपनी अव्यवस्था से बचने के लिए, अव्यवस्था से छुटकारा पाने के लिए आपस में समझौता किया और समझौते से एक राज्य की स्थापना की। राज्य बना, अनुबंध हुआ और राज्य की स्थापना हुई। जब हॉब्स ये कह रहा है कि मनुष्य निरंतर संघर्ष की स्थिति में रहता था, एक दूसरे से युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, तो ऐसा अविवेकी मनुष्य अचानक कैसे विवेकशील बन गया और उसने समझौते की बात कैसे सोच ली? तो ये एक विचारणीय विषय है, बिंदु है जो अतार्किक लग रहा है। तो जो हॉब्स ने बात कही है कि मनुष्य दुर्गुणों से परिपूर्ण है, निरंतर युद्ध की स्थिति होती रहती है और एक दूसरे के साथ संघर्ष बना रहता है। इतिहास में उसने व्यक्ति की संघर्ष की बात बताई है। यदि ऐसा होता, मान भी लिया जाए, यदि ऐसा होता कि निरंतर युद्ध की सी स्थिति बनी रहती, संघर्ष ही बना रहता, अत्याचार और मारकाट की स्थिति बनी रहती, तो मानव जाति है या मानव सभ्यता है वो तो बहुत पहले ही नष्ट हो गई होती। आज हम इस उन्नति के शिखर पर पहुंचे हैं, मानव ने इतनी प्रगति कर ली है, तो मानव इतनी प्रगति कहाँ कर पाता? मानव जाति तो पहले ही नष्ट हो गई होती। तो हॉब्स ने जो ये बात कही है तो वो कैसी लगती है? अतार्किक लगती है कि हॉब्स जो ये कह रहा है कि मनुष्य निरंतर युद्ध की स्थिति में रहता था, संघर्ष की स्थिति में रहता था,
तो यदि ऐसा होता तो मानव सभ्यता तो बहुत पहले ही नष्ट हो चुकी होती और पतन हो गया होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मानव ने उत्तरोत्तर उन्नति की, तो इससे लग रहा है कि ये जो समझौता है अतार्किक है। आगे इस आलोचना में ये बात आती है कि समझौते की शर्तें अबुद्धि संगत हैं। अबुद्धि संगत क्यों मानी गई है? भाई बुद्धि और विवेक की बात तो वो कर ही नहीं रहा है, वो तो ये कह रहा है कि मानव में तो हिंसा है, क्रूरता है, अज्ञानता है, और इसीलिए वो क्या है कि युद्ध और संघर्ष करता रहता है। जबकि समझौते के लिए क्या चाहिए? विवेक चाहिए, बुद्धि चाहिए। जब हॉब्स ने ये कहा कि सभी मनुष्यों ने मिलकर के एक राज्य बनाया और अपने सारे अधिकार संप्रभु को सौंप दिए, एक निरंकुश सत्ता बनाई और संप्रभु को अपने सारे अधिकार सौंप दिए, तो उसमें ये विवेक जागृत कैसे हुआ अचानक? तो इस बात को लेकर के बताया गया है कि जो समझौता हुआ और समझौते की जो शर्तें थी वो असंगत थी, बुद्धि के अनुकूल नहीं थी, अबुद्धि संगत मानी गई है कि समझौता हुआ। और समझौते से क्या है, सभी व्यक्ति मिलकर के इकट्ठे हुए, सभी व्यक्तियों ने मिलकर के ये कहा कि मैं अपने ऊपर शासन करने का अधिकार इस व्यक्ति या इस व्यक्ति समूह को इस शर्त पर सौंपता हूँ कि तुम भी अपने ऊपर शासन करने का अधिकार इस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को सौंप देंगे, और तुम्हारे पास कोई भी अधिकार नहीं रहेगा, तुम राज्य का विरोध भी नहीं कर सकेंगे, बस तुम्हारे पास एक ही अधिकार रहेगा, आत्मरक्षा का अधिकार, यानी जीवित रहने का अधिकार। तो इस दृष्टि से भी ये समझौता जो है या समझौते की जो शर्तें हैं वो भी अबुद्धि संगत लगती हैं। कि समझौता व्यक्तियों ने किया, राज्य के बीच या व्यक्ति के बीच या सरकार के बीच में ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ था। तो यहाँ ये समझौता की जो शर्तें हैं वो भी कैसी लग रही है? अबुद्धि संगत लगती हैं। कैसी लगती है विद्यार्थियों? बुद्धि संगत नहीं है, कैसी हैं? अबुद्धि संगत हैं। आगे आलोचना है कि प्राकृतिक अवस्था की प्राकृतिक अवस्था अवास्तविक है। कैसी है? अवास्तविक, वास्तविक नहीं है। वो काल्पनिक मान रहा है कि प्राकृतिक अवस्था ऐसी रही होगी, निरंतर युद्ध की स्थिति रही होगी, संघर्ष की स्थिति रही होगी, लेकिन यथार्थ में देखा जाए तो प्राकृतिक अवस्था ऐसी नहीं रही होगी। वास्तविकता देखें तो प्राकृतिक अवस्था, जो कि आपको पता है, विकास की अवस्था होती है, निरंतर विकास होता रहता है। तो हॉब्स का जो विचार ये रहा है कि प्राकृतिक अवस्था संघर्ष की अवस्था थी, प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियम तो थे लेकिन कोई उनका पालन नहीं करता था। ऐसा जो विचार हॉब्स का रहा है वो नितांत अनुचित है, अतार्किक है, अवास्तविक है, वास्तविकता से मेल नहीं खाता है। तो प्राकृतिक अवस्था को लेकर के भी आलोचना की है विद्वानों ने कि प्राकृतिक अवस्था जिसकी बात हॉब्स ने कही है वो अवस्था ऐसी नहीं थी। आगे आलोचना की है कि राज्य में रचनात्मक कार्यों का अभाव देखने को मिलता है। हॉब्स ने जिस राज्य की बात कही और जिस निरंकुश राज्य के बारे में अपने विचार दिए वो एक तरह से पुलिस राज्य ही लगता है। उसमें पुलिस राज्य की सी प्रवृत्ति देखने को मिलती है, उसमें कल्याण की भावना देखने को नहीं मिलती है, सर्वहित सर्व कल्याण की भावना उसमें नहीं पाई जाती है। ऐसा लग रहा है कि राज्य में कोई रचनात्मक कार्य नहीं हुई है, पुलिस राज्य रहा है, दंडात्मक व्यवस्था है और सरकार जबरदस्ती जनता के अधिकारों को छीनती है, ऐसा लगता है। तो इस आधार पर आलोचना बनती है। और है कि विधि संबंधी धारणा भी संकीर्ण है। हॉब्स ने जो ये कहा है कि जो विधि है, विधि की जो धारणा है, राज्य की आज्ञा या राज्य की जो कानून है वो विधि है, विधि के बारे में ये सब विचार रहा है। लेकिन विधि की धारणा भी उसकी संकीर्ण लगती है, विधि को लेकर के भी विचार उसके व्यापक नहीं है। विधि जो एक संसद के द्वारा बनाई जानी चाहिए, इस तरीका के विचार उसने नहीं दिए। एक व्यक्ति के आदेश को विधि मान लिया है, तो इस आधार पर भी उसको हम अच्छा नहीं मान सकते हैं। तो विधि संबंधी धारणा भी उसकी बहुत छोटी है, संकीर्ण है। राज्य सरकार में भी कोई अंतर हॉब्स ने नहीं किया है। हॉब्स जब राज्य और सरकार को एक ही मान रहा है, राज्य सरकार में कोई अंतर नहीं कर पाया है, तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो समझौता हुआ उसमें राज्य का और व्यक्ति का कोई समझौता नहीं था। राज्य सरकार में तो कोई अंतर नहीं था, व्यक्ति के बीच में और व्यक्ति के बीच में ही समझौता हुआ है, राज्य और सरकार के बीच में कोई समझौता नहीं हुआ है। तो यहाँ आलोचना ये बन रही है कि
राजन सरकार में कोई अंतर हॉब्स नहीं कर पाया है। एक अंतिम आलोचना और भी है कि हॉब्स निरंकुश संप्रभुता का समर्थक रहा है, जो कि अनुचित है। माना कि संप्रभुता एकाकी होती है, संप्रभुता की शक्ति एक की हो सकती है, दो संप्रभु नहीं हो सकते हैं, लेकिन संप्रभुता को हम नितांत निरंकुश माने ये भी गलत है। संप्रभुता सर्वोच्च होती है, सर्वोपरि होती है, सर्वव्यापी होती है, लेकिन संप्रभुता निरंकुश नहीं हो सकती। यदि संप्रभुता निरंकुश होगी तो जनता पर अत्याचार होंगे, लोक कल्याण की भावना खत्म हो जाएगी। तो इसलिए संप्रभुता निरंकुश नहीं हो सकती है। संप्रभुता लोक कल्याण की भावना लिए हुई होती है, जिसका अभाव हमें हॉब्स के विचारों में देखने को मिलता है। तो यहाँ हमने देखा कि क्लेरेंडर है, वहान है, स्पिनोजा है, ये जो कुछ आलोचक हैं जिन्होंने हॉब्स के विचारों को अच्छा नहीं माना है। हॉब्स के मानव स्वभाव को लेकर के, प्राकृतिक अवस्था को लेकर के, राज्य की संकीर्ण धारणा को लेकर के आलोचनाएं की हैं और समझौता सिद्धांत को अमान्य ठहरा दिया है कि समझौता जो किया गया वो भी अच्छा नहीं था और मानव स्वभाव की जो व्याख्या है वो भी सही नहीं है। प्राकृतिक अवस्था का जो चित्रण किया है वो भी अच्छा नहीं है। यदि प्राकृतिक अवस्था निरंतर युद्ध और संघर्ष की अवस्था होती तो मानव जाति, मानव सत्ता बहुत पहले ही नष्ट हो गई होती। तो इस आधार पर ये बात सामने आ रही है। हॉब्स के विचार वर्तमान समय में मान्य नहीं है। हॉब्स के विचार एकांकी हैं, संकीर्ण हैं, त्रुटिपूर्ण हैं। तो यह हमने आज हॉब्स के विचारों की आलोचना देखी। अब इसमें शायद एक वीडियो और रहेगी आपका कि हॉब्स का आज के युग में क्या योगदान रहा है। संप्रभुता के बारे में उसकी जो धारणा है, विधि के बारे में उसकी जो धारणा है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लेकर के जो धारणा है, उनको लेकर के महत्व भी है। ऐसा नहीं है कि आलोचना हो। हॉब्स के विचारों का कोई महत्व भी नहीं रहा हो। राजनीतिक दृष्टि से उसके विचारों का काफी महत्व भी रहा है, जो अब हम आगे की वीडियो में देखेंगे।